नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। दिस इज सूरज सिंह। मैं बोल रहा हूँ सूरज सिंह, भारत इंडिया से। स्क्रीन शेयर और मेरा भारत, मैं इंडिया, इसका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग समझना चाहेंगे इसको, जानना चाहेंगे इसको, या ऊपर ऊपर से जानना चाहेंगे। आपका संविधान है, आपका देश है, समझना आपको है। भारत का संविधान खेल में नहीं मिला, खैरात में नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद जो हाथ में आया, कुछ को पचता है, कुछ को नहीं पचता। हाथ में आया लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद संविधान मिला देश को, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ 90 years of war, world war, I mean to say, different kind of freedom war with British, and then working of these experts for 3 years after that. कुछ लोगों के लिए ये खेल है, कुछ लोगों के लिए ये खुंदक है, कुछ लोगों को इससे मिर्चें लगती हैं, कुछ लोगों के इनके दिमाग जलते हैं, कुछ लोग इससे इतनी खुंदक खाते हैं कि वो बस चले तो उसको उठा के फेंक दें, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस पर जान दे सकते। सीट पे जाने के लिए कसम खाएंगे इसकी, माथा भी टेकेंगे इस पे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर मन में गालियां होंगी। जानवर कहेंगे इसको कि कौन था जो बना गया, और लोगों को दिखाने के लिए बातें करेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे राजनीति करने वाले। संविधान हमारा, पब्लिक का बनाया हुआ। और खुंदक किनको आती है? जिन्होंने इस देश के लिए कभी कुछ नहीं किया 1947 से पहले। क्यों खुंदक आती है, मैं नहीं जवाब दे सकता, आप शायद मुझसे अच्छा जानते होंगे। उनका खुंदक आना ये बताता है कि उन्होंने कुछ पाया नहीं, जो चाहते थे वो नहीं पा सके, क्योंकि उनके अंदर कमियां थीं और वो कमियों को भी ठीक नहीं कर सके वो लोग। मैं पहले हिंदी में बोल रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा अलग से बोलूँगा, चाहता हूँ लोगों को ज़्यादा मिले। ये हमारा संविधान है, किसी और देश का नहीं है, और ये हमने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। ठीक है, ऑथर रहे हैं, कमेटी रही, सब कुछ रहा है, लेकिन ये हमारा अपना संविधान है। अगर कोई इस पर अटैक करेगा, कोई इसको बुरा कहेगा, कोई इसको कुछ भी फाड़ेगा, जलाएगा, तो उसको अपने इंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उससे खुंदक कहते हैं। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग होंगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, और सामने कौन है? 130 करोड़, 120 करोड़। किसी ने सही कहा है, हमारा भारत किसी के पिता की प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा भारत किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ये भारत है हम सबका, और जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने गुलामी होकर अंग्रेजों को माफिया लिख के दी, क्षमा याचना लिख के दी, वो लोग हमें बताएंगे कि क्या करना है। ना मेरे दादा बेवकूफ़ थे, ना मेरे उनके आगे वाले, और ना आपके नाना नानी, दादा दादी जो भी रहे होंगे, बड़े से बड़े बुजुर्ग, उनसे भी आगे, जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ किया। लड़ाई ठीक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन दिमाग तो था, समझते थे तो क्या सही है क्या गलत है। और हमें किसी से समझने की आवश्यकता नहीं। जब देश हमारा है, संविधान हमारा है,
तो हमें किसी की ये हिम्मत नहीं हो सकती कहने की कि इसमें से ये हटा दो, ये हटा दो, ये कर तो वो कर। कौन होता है कोई कहने वाला? मैं सबसे प्रश्न करता हूँ, आपकी औकात क्या है? आप कहते हैं हटा दो, वो हटा दो, आप होते कौन है कहने वाले? इस बात को देश का कोई भी नागरिक कहने का हक नहीं रखता कि इस संविधान से ये हटा दो, वो हटा दो। किसी को ये कहने का हक नहीं है, क्योंकि ये हक देश की जनता रखती है, देश का नागरिक का समूह रखता है कि हटाना है कि नहीं हटाना है। कुछ लोग हैं, जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूँ तो ज़रूर इंटरफेयर करते हैं, करते रहें, मुझे उसकी चिंता नहीं है। इंटरफेयर करना उनका काम है और वो करते रहेंगे, करते रहें। कौन परवाह करता है? कौन परवाह करता है किसी की? करते रहें इंटरफेयर, आप करते रहें। और मैं इतना जानता हूँ, किसी के इंटरफेयर करने से कुछ नहीं होता है। वही होता है जो हम चाहते हैं। ये संविधान जो हमें मिला है, अगर आप उसके पहले पृष्ठ को पढ़ेंगे, उद्देशिका जिसको कहते हैं या इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं, वो बताएगा कि ये क्या है। पर पहले संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। प्रेम्बल में क्या लिखा है वो ठीक है, वो पढ़ेंगे हम समझ भी जाएंगे। प्रेम्बल में बहुत कुछ लिखा है, उसको समझने की बात है, और उससे पहले लिस्टें भी बहुत हैं, सब बातें हैं। ये हम बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगा के समझना चाहते हैं आखिर संविधान क्यों चाहिए। ये जब संविधान नहीं था तो हम कैसे रहते थे इस देश में, ये कैसे देश चलता था? क्या सोचना नहीं चाहिए? भगवान ने, ऊपर वाले ने जो मस्तिष्क दिया है, किसके लिए दिया है? जो आत्मिक शक्ति दी है, किसके लिए दी है? क्या सोचना किसी से पूछ के होगा? क्या किसी से पूछ के सोचा जाएगा? किसी कोर्ट से परमिशन ली जाएगी सोचने की? सोचने का किसी के ऊपर कोई अधिकार, सबको अपना सोचने का अधिकार है। उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, और वो अधिकार संवैधानिक अधिकार से भी उधर ऊपर अधिकार है सोचने का। जिसके पास बुद्धि है वही सोचेगा, और जिसके पास बुद्धि नहीं है, वैसे बुद्धि सबके पास होती है, सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए, अगर आप सोचेंगे तो समझ आएगा, नहीं सोचेंगे तो डरते रहिए। और जो सोचता है, याद रखना, कभी डरता नहीं। जो सोचता है वो बुद्धि से सोचता है, और जो डरता है वो भावनाओं वाले डरते हैं। बुद्धि वाले कभी नहीं डरते। मैं इस चीज़ को समझता हूँ और मानता हूँ। अगर आप में मस्तिष्क है, माइंड है, दिमाग है, तो आप सोचेंगे, और सोचने पर आपका हल मिलेगा और आप आगे चलेंगे। जब देश आज़ाद नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ, उससे पहले ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर राज करती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमारे नियम कानून पास होके आते थे, ये सब जानते हैं आप। और देश की स्वतंत्रता का कानून, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी 1947 में वहीं से पास होकर आया था, जिसमें इस भारत के समूह के 2 हिस्से किए गए थे, 2 डोमिनियन किए गए थे। अगर आप उसको कभी पढ़े डाउनलोड करके, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट उसका नाम है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के भारत का स्वतंत्रता का नियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, उसमें 15 अगस्त 1947 को फिक्स किया गया कि इस दिन से ये 2 हिस्से होंगे इस देश के, भारत के, इंडिया के, और उसमें एक डोमिनियन का नाम इंडिया भारत रहेगा। भारत तो उसमें नहीं लिखा, इंडिया लिखा है, और दूसरे का नाम पाकिस्तान रहेगा। उसमें जियोग्राफिकल डिवीज़न इसमें दिखाई गई, लिखा है उसके अंदर, अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा। वो हुआ, जैसे भी हुआ, देश बटा जो बटा का वो हो गया सब। लेकिन उससे पहले हम ब्रिटिश वाले कानून के हिसाब से चलते थे कि वो हमारे माँ बाप हैं, वो हमारी सरकार हैं। बिना चुनाव की सरकार, बिना हमारे वोट की सरकार चलती रही 90 साल, और हम उसी में बहते रहे, डर डर के जीते रहे। क्यों जीत रहे नहीं पता। तो उससे पहले क्या था, दिखाने के लिए वो लोग, हमारे जो देश का हिस्सा था जो ब्रिटिश के नीचे आता था, उसको वो एक एक्ट बना देते थे कि आपकी सरकार इस नियम में चलेगी, भारत की सरकार, इंडिया की सरकार। जैसे
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रहा, जिसके नीचे हम चले 1935 से 1947 तक, बल्कि कहिए तो 50 तक। 1935 में वो बना और उससे पहले 1919 में वो बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। शायद ये बहुत को पता नहीं होगा, अगर आप जाएं, आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। ये ऐसे नियम हैं जो बाद में हमारे संविधान ने इनको निषेध कर दिया, रिपील कर दिया, हटा दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप पढ़ लीजिए, संविधान में लिखा है, मैं दिखा दूंगा आपको कि इसको भी ख़त्म किया जाता है। और जब अब चलें कैसे आगे, तो भाई पहले तो ब्रिटिश का रूल चलता था, बाकी पार्लियामेंट चलती थी, हम अपनी पार्लियामेंट बनाएंगे, बात ख़त्म हो गई है। अब सवाल ही उठता है, मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या लेना देना है? मुझे ये लेना देना है इस बात से कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है आखिर संविधान क्यों बना, इसकी क्या ज़रूरत है और क्यों होना चाहिए ऐसा संविधान। मैं ये नहीं कह रहा किसने बनाया, कैसे बनाया, कोई वो अनपढ़ तो था नहीं जिसने बनाया, बहुत इंटेलिजेंट था, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग थे, पब्लिक की प्रॉब्लम्स समझते थे, बल्कि वो उन प्रॉब्लम्स में पले बड़े थे तो ज़्यादा समझते थे। और जो नहीं समझते थे वो अंग्रेज़ों के साथ रहते थे, जो अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, उनके पैर छूते थे, CBI क्या कहते हैं, सिविल डिफेंस में काम करते थे, तनख्वाहें लेते थे, वो लोग ज़्यादातर आज वहीं हैं। आप जाके देखिएगा इंग्लैंड में, वहाँ पर जो दुकानें खरीद के बैठे हैं, वहाँ पर जो बिजनेस बड़े बड़े कर रहे हैं, वो कौन है? फिर वही लोग हैं जो उनसे साथ मिल के अपने बच्चों को वहाँ भेज दिया और वो बड़े आकर परिवार बढ़ गए। और उनमें से अभी यहाँ पर भी लोग हैं जो उसी कैटेगरी के हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं, जो बदनाम करते हैं एक पार्टी को। मुझे उस पार्टी से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन्होंने कुछ तो किया, कांग्रेस में सुभाष भी था एक समय, कांग्रेस में और भी बहुत से लोग तो छोड़ के चले गए थे किसी कारण की वजह से, लेकिन ये नहीं जब भूलना चाहिए उस समय कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं थी, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी वो आज़ाद होने की, स्वतंत्रता के बाद बनी, पहले वो एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, एक ऐसी पार्टी जिसमें पब्लिक पूरी शामिल थी। कभी वो ऐसी नहीं थी कि रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप मेंबर बनोगे, कोई भी जाके उनके साथ आंदोलन कर सकता था। ये थी कांग्रेस का मतलब होता है जहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर बात करें। अगर आप कांग्रेस का मतलब देखना चाहते हैं डिक्शनरी में, तो आपको यही मिलेगा कि जहाँ लोग जाकर इकट्ठे हो जाएं एक बात को सॉल्व करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, उसको कांग्रेस कहा जाता है। ये वो कांग्रेस थी। अब बाद में छोड़ो वो सब क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, लेकिन उस टाइम क्या थी, उस टाइम पूरी पब्लिक की कांग्रेस थी। और इन्होंने चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह से किया हो, अच्छा करके किया हो या बुरा करके किया हो, हमें तो अपना देश दिलाया, अपने देश का राज दिलाया। ये बात कोई कम तो नहीं है, लेकिन जो आज उस बात का विरोध करते हैं, उन्होंने क्या किया वो नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। बस जिसने किया उसको गलत कहो, उसको गालियाँ दो, जो मर गए उनको भी गालियाँ दो, आज वो अच्छा या बुरा कर गए उनको गालियाँ दो। इन्होंने सब अच्छा किया था क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं था। और याद रखना, जो कभी कुछ नहीं करता वो अच्छा ही तो करता है, और जो करता है तो ये गलती भी करेगा। मैं हूँ या आप हूँ, अगर आप 15 काम करेंगे तो उसमें से 10-5% काम तो गलत हो ही जाते हैं, क्योंकि काम करेंगे तो गलती भी करेंगे, क्योंकि हर समय तो हर आदमी सही काम नहीं कर सकता, और जो गलती करेंगे तो सीखेंगे भी। और उसको कहा जाए भी तुमने गलती की, तुमने गलती की, तुमने गलती की, उसके मरने के बाद भी कहा जाए गलती, तो ऐसा आदमी जो होता है ना, उसे मैं जानवर कहता हूँ, जिसकी कोई संस्कृति नहीं, जिसके परिवार ने कुछ सिखाया नहीं, अरे चला गया दुनिया छोड़ के, उसको भी गलत कह रहे हैं आप। और जिसने उसको मारा, लोगों को, कुछ लोगों ने मारा भी, जैसे हमारे देश के गांधी को मारा, उसकी पूजा करने वाले लोग भी हैं। उस इंसान की जिसने हमारे बापू को मारा, गांधी को मारा, उसकी भी पूजा करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर, सबसे ऊंची पोस्टों पर बैठे, तो उनको आप क्या कहेंगे? क्या वो हमारा संभाल सकते हैं? देश का राज किसके हाथ में होता है? देश का राज उसके हाथ में होता है जो देश को समझे,
देश की पब्लिक को समझे, देश की पब्लिक की प्रॉब्लम को समझे, समस्याओं को समझे और फिर उनका हल निकाले, उसको कहते हैं देश की सरकार। अगर देश की सरकार ये बात नहीं करेगी तो किस बात की सरकार है भाई? आप सरकार किधर है अगर आप देश की नहीं सोच रहे, पब्लिक की नहीं? हर बात पे आप अपनी चलाएंगे। आपको अपनी चलाने के थोड़ी लोगों ने बिठाया गद्दी पे। आपको संविधान के हिसाब से चलना होगा। आपने शपथ लिया उसकी, और अगर आपकी शपथ झूठी है तो फिर आपको बैठने का भी हक नहीं है। कहने का मतलब यह है, पहले हमको संविधान को समझना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन समझना चाहिए। We have to very well understand this constitution, and until we understand this constitution, we cannot do anything. We shall become fool always. These people, these politicians shall make us fool. All political parties, I'm telling, I'm not talking about political parties. ये सब हमको उल्लू बनाते रहेंगे और हम उल्लू बनते रहेंगे। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक समझा ही नहीं कि हम क्या हैं, हमारा अधिकार क्या है। अब मैं जो पेज आपके सामने रखा है वो आप जानते हैं वैसे सब कि यह है भारत के संविधान का प्रेम्बल, उद्देशिका, जिसको हिंदी में कहते हैं। मैं आप जानते हैं, पता नहीं आप में से कितनों ने पढ़ा होगा, कितनों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तो पक्की है इसमें, इसका हिंदी में मतलब है, इंग्लिश में भी है, बता दें। ये कहते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभियुक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1979 ईस्वी को ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं और आत्मसात करते हैं। ये शॉर्ट में दिया है, इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेन्ड है, बस फर्क इतना है क्योंकि ये शॉर्ट में है, इसलिए मैं कह सकता हूँ अगर थोड़ा सा हम उसमें जाएँ, इंग्लिश में इसको पढ़ें तो हमको समझ आएगा कि ये क्या कह रहे हैं। वी पीपल ऑफ इंडिया having solemnly preamble, this is we people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. समझिए थोड़ा इसको। We people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of individual and unity and integrity of nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Now we have to understand, हमको समझना पड़ेगा ये क्या कहता है। मैं हिंदी में नहीं पढ़ के समझा सकूँगा, वो छोटा है, आप पास को समझिए। ये कहता है वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग पूर्ण निष्ठा से, संपूर्ण सत्य निष्ठा से, हैविंग सोlemnly resolved, हमने ये फैसला किया है, इस फैसले पे पहुंचा कि हम भारत को बनाएंगे, गठित करेंगे, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, हम भारत का गठन करेंगे। क्या गठन करेंगे? भारत को हम एक सॉवरन बनाएंगे। सॉवरन, आखिर सॉवरन होता क्या है? सोचिए, किसे सॉवरन कहते हैं आप? सॉवरन जहाँ आप खुद राज करेंगे, सब राज्य एक तरह से कह सकते हैं आप। सौ मतलब स्वयं और रेन का मतलब राज, जहाँ आपका एब्सोल्यूट अपना राज रहे, पूर्ण रूप से प्रभु सत्ता, इसीलिए कहते हैं इसको कि आप अपनी सत्ता के प्रभु हैं। आप अपनी सत्ता को लिखने वाले हैं कि आपको कैसे इस देश को चलाना है। सोशलिस्ट क्या होता है? खाली
पढ़ के बोल के चल दें आगे, बात ख़त्म हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। हमको इन शब्दों का मतलब समझना चाहिए। सोशलिस्ट किसे कहते हैं आप? सोसाइटी होती है, समाज होता है, तो सोशलिस्ट क्या होता है? सोचिए, सोचने की जरूरत है। सोवन तो ठीक है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है? कभी सोचिए। इसका मतलब है एक ऐसा समाज जिसको समाज कहा जा सके, एक ऐसी सोसाइटी जिसको हम कहें कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड पे है। मतलब सोसाइटी तो आपके सब है? नहीं, सोसाइटी बहुत हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है जहाँ सब कुछ जनता का, जहाँ सब कुछ पब्लिक का। एक तरह का आप कह सकते हैं रिफाइंड फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है। ये रिफाइंड फॉर्म ऑफ एक कम्युनिज्म को आगे ले जाकर समझाना। कम्युनिज्म में क्या है कि सब कुछ सबको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? इंसान के पास, व्यक्ति के पास रोटी भी हो, कपड़ा भी हो और मकान भी हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सब भूखे सो नहीं सकते, खाना तो खाना पड़ेगा। ये नहीं हो कि एक आदमी तो पैसे वाला है, वो तो ठाठ से खा लेगा, और जिसके पास नहीं है उसको भीख भी नहीं मिलेगी। सोशलिज्म का मतलब ये नहीं होता। मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो कम से कम आपकी आवश्यकता है, हर सिटीजन की, हर सब इस देश के सदस्य की जो कम से कम आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए। और यदि किसी भी वजह से पूरी नहीं होती है तो ये समाज की उत्तरदायी है, इस सरकार का उत्तरदायी है, ये राष्ट्र का उत्तरदायी है कि उसको कम से कम वो सुविधा मिले। ये मतलब सोशलिस्ट का है। मतलब सोसाइटी एक सोसाइटी की तरह रहे, ये नहीं कि मैं तो खा गया आप मरिए होके। वो सोशलिज्म नहीं है। ठीक है, आपका मिनिमम तो मिलना चाहिए, बेशक आपके पास काम नहीं सही, आप इस लायक नहीं कि काम करें, लेकिन रोटी तो आपका हक है। कि कुत्ते को भी रोटी खानी पड़ती है, बिल्ली को भी खानी पड़ती है। तो आप कुत्ते बिल्ली भी नहीं हैं? लोग कुत्ते को खिलाते हैं, कारों में घुमाते हैं, वहाँ शर्म नहीं आती है उनको? और कोई खाना मांगे उसे खाना नहीं खिलाएंगे भूखे को। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग को देना पड़ेगा। मतलब ये है कि सोशलिज्म में सोसाइटी, जहाँ सोशलिज्म होता है वहाँ पे देश की ड्यूटी है, समाज की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, नियम कानून की ड्यूटी है, कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो देखे कि हर आदमी कम से कम जी तो सकता हो। ठीक है, कार ना हो उसके पास, जहाज ना हो उसके पास, एसी गाड़ी में ना जा सकता हो, साइकिल भी ना हो उसके पास, लेकिन रोटी तो मिल जाए, कपड़ा तो मिल जाए। ये है समाज का, सोशलिज्म का मतलब, जो कि इसमें किसी ने बताया नहीं होगा आपको। अब ये आपने सुना होगा कम्युनिज्म जहाँ होता रहा है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, पॉलिटिकल प्रॉब्लमों को छोड़ के। जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट माइंड के लोग रहे हैं वहाँ शायद इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि खाना ना मिले या सस्ती चीज़ें ना मिलें, वहाँ मिलती हैं। तो ये सोशलिज्म जो है, जहाँ सब कुछ ये कहते हैं हम इमरजेंसी लगा दे सकते हैं। आप पढ़िए, संविधान में बहुत कुछ लिखा है, तो वे क्यों लगाएंगे आप? क्योंकि देश पे भारी या अंदरूनी समस्या है। तो ये भी तो समस्या है कि अगर 130 करोड़ लोगों में कुछ करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलेगा, रोटी कपड़ा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? आप ही तो जिम्मेदार हैं, ये संविधान ही तो जिम्मेदार है। तो सोशलिज्म हर एक को अधिकार देता है कि आपको जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, सब कुछ है, और अगर आप नहीं खा पाएंगे तो हम आपको खिलाएंगे। इसका मतलब ये, इस बात को कोई ना आपको बताएगा ना कोई बता सकेगा, क्योंकि ये वही बताएगा जो सोचेगा। अब थोड़ा आगे चलें, बाकी इसमें आप सोच लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। समाज का मतलब समाज होना चाहिए, भूखा नंगा नहीं, खाता पीता समाज। अगर 4 आदमी के पास खाना है, एक के पास नहीं है, तो जिन 4 का कर्तव्य बनता है कि थोड़ा थोड़ा उसको दे ताकि 5वां भी खा ले, या सरकार दे, सिस्टम दे, कोर्ट दे, कुछ भी करके दो उसको। यही सोशलिज्म है। अगर वो पढ़ नहीं सकता तो उसको पढ़ने का अधिकार दो और पढ़ने की सहूलियत दो। यही सोशलिज्म है। उसको आगे बढ़ाना समाज का, देश का, सरकार का कर्तव्य, हर एक का, कोई भी क्यों ना हो जो आगे नहीं बढ़ सकता अपने आप। सेकुलर, बड़ी जोर शोर से आजकल बातें चलती हैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इधर उधर। अजी इन शब्दों को हटा दो। बड़े बड़े राइटर देखे हैं, भक्त देखे हैं मैंने, सुपर भक्त,
जिनको कुछ पता भी नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, बस लिख रहे हैं। उनको पता भी नहीं इसका मतलब क्या, पर लिख रहे हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी मतलब नहीं पता होगा, राष्ट्रपति को भी नहीं पता होगा, वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। सोशलिज्म को हटा दो जी यहाँ से, सेकुलरिज्म को हटा दो यहाँ से। हाँ भाई, तुम देश के सब लोगों को हट रहे हो यहाँ से, ही तुम्हारे बाप का तो राज है इस देश में। एक सत्ता की मिल गई, तुम अपने को भगवान समझने बैठ गए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिस संविधान की कसम खाते हो उसी को तोड़ने की सोचते हो, जिस डाली में बैठते हो उसको काटने की सोचते हो, जिस थाली में खाना खाते हो उसको छेद करने की सोचते हो। ऐसा काम कौन करेगा, सोचिए जरा। ये उसी तरह के चरित्रवान लोग हैं। यहाँ तक कि कोर्ट भी अब वहीं पहुंच चुका है उसी हालत पे, क्योंकि उसको भी जीना है, जज को भी जीना है। मैं कई पोस्ट देखा, बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कोई फायदा नहीं, कुत्तों का नाम लेने का क्या फायदा है। कुत्ते बिल्ली ऐसी बात करते हैं, इंसान नहीं करेगा। सोशलिस्ट हटा दो जी यहाँ से, कोर्ट भी पहुँच गए। सेकुलर हटा दो, मतलब उनको मालूम नहीं सेकुलर क्या होता है, हटा दो बस, क्योंकि किसी ने कहा हिंदू खतरे में है। भाई मेरे को समझ नहीं आया, पहले तो कोई बता दो हिंदू किसे कहते हैं। मेरे को आज तक नहीं समझ आया। मैंने कितनी रिसर्च कर ली, कितने अनुसंधान कर लिए, कितने सैकड़ों आदमी से बात कर ली, कितने इंटरनेट पे लेख लिख लिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे साधनों से पूछ लिया, कोई नहीं बता पाया आज तक मुझे कि हिंदू किस बिल में बैठा है। एक जबरदस्ती का नाम डाल के रखा हुआ है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी सीरियल में देख लीजिए, किसी भगवान ने कभी कहा हो कि मैं हिंदू हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ रामायण में कि हम हिंदू हैं, गीता में कहाँ कहाँ हम हिंदू हैं। कभी शिव जी ने, पार्वती ने, ब्रह्मा ने, काली ने, किसी देवी ने कहा हो मैं हिंदू हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ सबको, पूरे विश्व को चैलेंज करता हूँ। मुझे कोई दिखा दे कहाँ लिखा है, मैं मान जाऊँगा उसी समय। किसी को नहीं पता, ना कोई आपको बताएगा, बस बहस करेंगे। आप तो कांग्रेस के हो, आप तो इस तरह। हाँ भाई हम हैं कांग्रेस के, क्या करेंगे आप बोलिए। हम उस कांग्रेस के हैं जिसने इस देश को आज़ाद कराया है। जो राजनीतिक दल नहीं था उस कांग्रेस के हैं हम भी कांग्रेस थे 1949 से पहले। सब देश के वासी कांग्रेस थे, खाली आरएसएस को छोड़ दीजिए, बीजेपी तो थी नहीं, बाकी सब कांग्रेस थी। देश के 30 करोड़ लोग, इन गिनती के को निकाल दीजिए, सब कांग्रेस ही तो थे। तो गलत क्या है इसमें, शर्म आनी चाहिए। आपके माता पिता भी कांग्रेस रहे होंगे, आपके दादा दादी भी कांग्रेस रहे होंगे, पर आपने कभी बैठ के उनसे बात की होगी तो आपको पता होगा। आप तो उठाई गिरे हैं, दूसरे की सफलता भी खाना चाहते हैं। और उठाई गिरा किसे कहते हैं, मेहनत करी किसी ने, गोलियां खाई किसी ने, अपनी जिंदगी तबाह किसी ने। आपको चाहिए आपका राज, उसके नाम पे किन्होंने कुछ नहीं किया। आपने एक एप्लीकेशन दी थी किंग जॉर्ज पिट को, भाई कल से हमारा देश आज़ाद कर दिया जाए। आपके लीडर ने, आरएसएस वाले ने एप्लीकेशन दी थी और उसमें मोहर लगा दी, जाइए कल से आप आज़ाद हैं। आपने कराया था, शर्म आनी चाहिए। कैसे गंदे लोग, सेप्टिक टैंक के कीड़े की तरह है। क्या कहूँ मैं इनको, करके कोई जाए, इनको चाहिए उसका क्रेडिट। करके जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी देश को आगे बढ़ा के जाएं, काम करके जाएं, क्रेडिट को चाहिए मोदी को। सब मैंने कराया, ये वही रिप्रेजेंटेशन है। दूसरों की मेहनत को अपने नाम पे लिख लो, और किसे कहते हैं ये, मोदी वही रिप्रेजेंट कर रहा है आज की तारीख में। साफ साफ कह रहा हूं मैं, ये पहले करते थे, जूते अंग्रेजों को चाटते थे, भारत का खाते थे, ये करते थे। क्या कहें इनके बारे में, पता नहीं जनता ने क्या सोच के इनको सीट पे बैठा दिया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। अरे किसी गंद को फैला देते ना सीट पे, वो ज़्यादा अच्छा काम करता। खुलेआम जिसको सिर्फ पब्लिक को भड़काना है। संविधान में कहाँ लिखा है, धर्म की बात कीजिए, बताइए। अब मैंने संविधान पढ़ा आपके सामने, कहाँ लिखा है यहाँ लिखा है सेकुलर। और इसलिए नहीं कि यहाँ लिखा है तो हम सेकुलर, सवाल ये भी नहीं। ये तो हम जानते हैं सेकुलर इंदिरा गांधी के टाइम में यहाँ ऐड किया गया था, इसका मतलब ये नहीं था पहले नहीं था। आप कंडीशंस पढ़िए, संविधान के अंदर जो लिखा है, जो आर्टिकल्स हैं, वो सब बताते हैं कि हम सोशलिस्ट भी हैं, हम सेकुलर भी हैं। ये यहाँ पे लिखने का मतलब तो इंडिकेट किया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि सोशलिज्म पहले नहीं था, पहले भी था, सेकुलरिज्म पहले भी था। और रही डेमोक्रेसी की बात, वो आप समझते हैं लेकिन जानते नहीं, और या जानते हैं तो समझते नहीं। डेमोक्रेसी क्या होती है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। क्यों नहीं समझते आप इसलिए नहीं समझते कि आप संविधान पढ़ते नहीं हैं। देश के 95% लोग
संविधान ना पढ़ते हैं, ना समझना चाहते हैं। दुख इस बात का है। संविधान सब भाषाओं में है, ये नहीं कि इंग्लिश में है, फिर भी नहीं पढ़ना चाहते। नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्या करूं? पढ़ना उनको है, लेकिन वो नहीं पढ़ना चाहते। लोकतंत्र को समझना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि मोदी अच्छा है, बुरा है, उसको बिठा दो, या इंदिरा गांधी अच्छी है, बुरी, तो उसको बिठा दो, इतना ही समझते हैं। या किसी स्टेट में किसको चीफ मिनिस्टर बना दो, जबकि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। वही मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ? मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। ये गलतफहमी लोगों को इतनी है कि हम किसको वोट देंगे, हम उसको देंगे जी। पहले भी थी, इंदिरा के टाइम में भी थी, नेहरू के टाइम में भी। ये नहीं कह रहे कि वो पाक साफ थे या दूध के धुले थे। वो भी नहीं चाहते थे कि आपको संविधान मालूम हो। शायद वो भी नहीं चाहते थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। किसको दोगे वोट? इंदिरा को दोगे वोट। अरे भाई क्यों दोगे इंदिरा को? ये कोई नहीं। अरे भाई उसी ने बनना है। चलो आगे बात करते हैं। ये तो आपको एक वोट का हक दिया इस लोकतंत्र ने, लेकिन आपने उसका मतलब नहीं समझा। तो उसमें मैं किसी राजनीति वाले का दोष नहीं दूंगा, दोष आपका है। आपको गलतफहमी अपने बारे में, अपने वोट के बारे में, तो इसलिए आप उसकी वैल्यू नहीं करते। अब थोड़ा आगे चलें। गणराज्य, रिपब्लिक किसे कहते हैं आप? मतलब क्या है इसका? ये 26 जनवरी बना लिया काफ़ी है? इतना ही होता है क्या? क्या 15 अगस्त को आज़ादी का झंडा फहरा लिया काफ़ी है? इतना ही होता है क्या? बस हो गया काम, खुश हो जाओ, आज 26 जनवरी है, आज 15 अगस्त है, झंडा लगा देते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं, देशभक्ति के गाने गा देते हैं, बस इतना ही। राष्ट्रपति की भाषा सुन लेते हैं और प्रधानमंत्री की भाषण सुन लेते हैं, इतना ही है क्या? सोचिए, आपको सोचना है। ना प्रधानमंत्री को सोचने का हक है, ना राष्ट्रपति को सोचने का हक है। सोचने का हक संविधान आपको देता है, भगवान आपको देता है। आप सोचिए, क्या है गणराज्य? रिपब्लिक क्यों कहते हैं रिपब्लिक इसको? अभी सोचा है? नहीं सोचा है। स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले आपके ऊपर एक राजा राज करता था, जिसको कहते थे बर्तानिया का राजा, इंग्लैंड का राजा, किंग जॉर्ज फिफ्थ जिसका नाम था, आप पर राज करता था। पार्लियामेंट उसके अंडर थी और उसको आप हटा नहीं सकते थे। वहाँ आज भी वही स्थिति है, उस राजा को आज हटा नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हम रिपब्लिक हैं, हम किंगडम नहीं। रिपब्लिक में, गणतंत्र में देश की जनता राजा होती है। इसीलिए रिपब्लिक कहते हैं कि पहले किंगडम था, किंग का था सब कुछ, यहाँ किंग मालिक था देश का, उसको हटा के हमने पब्लिक को बैठा दिया, इसलिए कहते हैं रिपब्लिक। देश के 130 करोड़ों को मिला दिया जाए, एक बना दिया जाए, तो वो राजा है यहाँ का। राष्ट्रपति राजा नहीं है, प्रधानमंत्री राजा नहीं है, और आपकी पार्लियामेंट भी राजा नहीं है, और कोर्ट भी राजा नहीं है, और भारत सरकार भी राजा नहीं है। राजा इस देश का कोई है तो भारत की जनता है। भारत की जनता इस देश की स्वामी है। हर व्यक्ति, जितनी भी जनता हमारी अगर 130 करोड़ मान लेते हैं, तो हर व्यक्ति 1/130 करोड़ स्वामित्व का हक अधिकार रखता है। ये मतलब है इसका। तो हमारे 5 इसमें आप कह सकते हैं 5 पावर्स हैं हर एक के पास, हर नागरिक के पास। पहली पावर को सॉवरन कहते हैं, दूसरी पावर को सोशलिज्म कहते हैं, तीसरी पावर को सेकुलरिज्म कहते हैं, चौथी पावर को डेमोक्रेसी कहते हैं, पांचवी पावर को रिपब्लिक कहते हैं। इन 5 का जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे, आपको संविधान समझ ही नहीं आएगा। ये इतना डेप्थ में संविधान लिया हुआ है। उन्होंने जरूर रिसर्च की होगी, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारे संविधान पढ़े होंगे, सोचा होगा। उस समय जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब ब्रिलियंस कभी पैदा नहीं की जा सकती, ब्रिलियंस अपने आप होती है। उन्होंने इतनी नॉलेज थी उनको उस समय, जो शायद आज नहीं है। आज बड़े बड़े वकील भी हैं, बड़े बड़े जज भी हैं, बड़ी सरकारें भी हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, लेकिन पब्लिक नहीं जानती कि संविधान क्या है। बस मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हाँ, कोशिश लोग करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते, माइंड से नहीं करते, बस करते हैं हाँ जी। जैसे सीए का विरोध हुआ तो बस एक प्रियम्बल ही पढ़ते रहे, मतलब किसी को नहीं समझ आया। बस लोकतंत्र है जी हमारा, हमारा मतलब कोई नहीं जानता कि क्या है, मतलब ही जरूरी समझना है। अब आप सोचिए, ये क्या कहता है? ये कहता है, मैं फिर पढ़ता हूँ,
आपको समझाने के लिए। वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको दिए गए हैं संविधान ने। एट्रीब्यूट समझते हैं? आपके साथ ये बिल्ले लगा दिए गए हैं, ये टैग्स लगा दिए कि आप जैसे पुलिस ऑफिसर अपना टैग लगा लेता है, ये भारत सरकार से भी बड़ा टैग है, ये कोर्ट से भी बड़ा टैग है, ये अधिकार यहाँ के नागरिक का है, जो सबसे ऊंचा है, राष्ट्रपति से भी ऊंचा है। नागरिक ने संविधान बनाया है, सबसे ऊंचा है। ये ना राष्ट्रपति ने बनाया है संविधान, न सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है संविधान, न हमारी संसद ने बनाया है, और न ही हमारी सरकार ने बनाया है। ये किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं बनाया, ये बनाया है भारत की जनता ने, और उसी को पास किया है भारत की जनता ने, उसी को स्वीकार किया है भारत की जनता ने, और स्वयं को अपने आप को दिया है। इसलिए भारत की जनता इसकी जिम्मेदार है। भारत की जनता को अधिकार है इसमें कुछ भी करने का, नहीं करने का। और याद रखना, यहाँ रेफरेंडम नहीं है इस संविधान में कहीं भी, इसलिए रेफरेंडम की बात करना भी गलत होगा। और ये क्या कर रहा है? एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। सिक्योर का मतलब जानते हैं आप? सिक्योर, सिक्योरिटी, बैंक सिक्योरिटी मांगता है तब लोन देता है आपको। कहीं भी सिक्योरिटी होती है, आपकी जब जमानत होती है तो सिक्योरिटी ली जाती है। तो आपको सिक्योरिटी दी गई है, हर सिटीजन को, सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। देश के सारे नागरिकों को हम सुरक्षा देते हैं कि उनको जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी। जस्टिस किस चीज़ की मिलेगी? इंसाफ किस चीज़ का मिलेगा? न्याय किस चीज़ का मिलेगा? खाली कोर्ट नहीं है उसमें कि हम जो बस कोर्ट को जाएंगे जज से बात करना, वो जस्टिस नहीं है। यहाँ समाज की जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब पहले आपको सोशलिज्म को लागू करना है। सोशल का मतलब ये है आपको समाज के सारे हक मिलेंगे जो समाज चाहता है, समाज के होने चाहिए। खाना पीना, रहना, कमाना, खाना। इकोनॉमिक, आपके अपने हाथ में, मेहनत कीजिए, कमाइए, आपको सपोर्ट मिलेगी। और पॉलिटिक्स का मतलब यह है कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति बनना हो, चाहे प्रधानमंत्री बनना हो, या एमपी बनना हो, या एमएलए बनना हो, या कुछ भी बनना हो। ये इंसाफ इन 3 डिपार्टमेंट से आपको मिलेगा। सामाजिक इंसाफ मिलेगा आपको, अर्थव्यवस्था का इंसाफ मिलेगा, राजनीतिक वर्ग का इंसाफ मिलेगा। और यही जिसे हम कहते हैं वो गिरा हुआ समाज जिसको पीटा गया सैकड़ों साल, हजारों साल। उन लोगों ने जो उस देश में आए थे बाहर से, उनका कचरा बनाया गया, उनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया गया, उनको साथ बैठने नहीं दिया गया, उनको हमेशा गिरी नज़र से देखा गया। वो लोग जिनको आज हम SC ST कहते हैं, वो लोग के लिए ये सोशलिज्म लाया गया। और यही खुंदक है कि वो कहते हैं इनको यहाँ से हटा दो सोशलिज्म को। उनको शर्म आती है आज भी आप किसी सफाई कर्मचारी के साथ खाना खाएं, साथ में जाएं, या किसी और ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे काम करता है जिसको उसके करीब मिलाते हैं, ये उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। ये उसको राष्ट्रपति बना देते हैं लेकिन मंदिर में जाने नहीं देते। कितनी शर्म की बात है, हमारे देश का राष्ट्रपति तो मंदिर ना जाने दिया जाए, और वो SC ST हो या OBC हो तो किसको गाली देंगे आप? अपने आप को तो गाली देंगे ना आप। बड़े अफसोस की बात है कि आज के 2020 में भी हम ये भेद मानते हैं। चप्पल पहनता है उसको मारो, वो सेहरा लगा के घोड़ी में बैठता है उसको मारो, ये इतना आगे कैसे पढ़ रहा है उसको मारो, ये हमारे साथ कैसे बोल रहा है उसको मारो। फिर क्या है ये सब? क्या हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? क्या होते हो तुम? ऊंची जात क्या होती है? कोई ऊंची जात नहीं है दुनिया में, कोई धर्म नहीं है दुनिया में, कोई ऊंची जात नहीं है दुनिया में। हम जब आए थे ना कोई धर्म लाए थे ना कोई जात लाए थे। आपको अपने धंधे चलाने के लिए, अपने मंदिर के पुजारियों को पैसे चलाने के लिए ये सब क्या किया? ये ना हमारा है ना था। इसीलिए सोशलिज्म लागू किया जाता है कि कम से कम सबको सुरक्षा तो दी जा सके, क्योंकि ऊंची जाति के लोग नीची जाति को नीचे ही रखना चाहते हैं। यह अफसोस की बात है। वो खुद ऊंची कहते हैं अपने आप को, लेकिन ऊंचे किसने बनाया उनको, मेरे को समझ नहीं आया आज तक। जो ब्राह्मण कहता है मैं ऊंचा हूँ, राजपूत कहता है मैं ऊंचा हूँ, वैश्य उनकी चमचागिरी करता है। अरे आपको ये हक दिया किसने? ये संविधान तो ये हक आपको नहीं देता। इसलिए मैं संविधान को पढ़ने की बात कर रहा हूँ। संविधान में कहीं नहीं लिखा ऐसा कि आप बड़े हैं, और कहीं नहीं लिखा कि ये छोटे हैं। ना उनको बड़ा लिखा गया है, ना उनको छोटा लिखा गया है।
फिर भाई किस बात की धौंस दिखाते हैं आप? किस बात के अपने आप को ठाकुर कहते हैं, किस बात के अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, और किस बात को वैश्य कहते हैं, और किस बात को उनको शूद्र कहते हैं? नहीं है कुछ भी, फिर जबरदस्ती कहते हैं, क्योंकि आप संविधान को मानते नहीं। सच्चाई तो यही है, देश के 15-20% लोग संविधान को नहीं मानते। इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी लोग ना माने, मत माने, आप भाड़ में जाइए यार। आपने तो आज़ादी को भी नहीं माना था, आपने तो तिरंगे को भी नहीं माना था, आपने तो राष्ट्रीय गीत को भी नहीं माना था, आपने तो कुछ माना ही नहीं था। पर जो दूसरे कमाए, कोई मेहनत करे खाए आप, ये तो नहीं चलेगा। मेहनत करें वो गरीब लोग, जो सताए हुए लोग, और उसका माल आप खा जाएंगे, ये कैसे चलेगा? वो 3% 5% लोग मंदिरों को चलाने वाले, ये लोग वहाँ जाएं, पैसे चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, खाब जाएं, ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। बेशक मंदिर बंद कर तो कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन किसी भी मानव का असम्मान करना, उसका टॉर्चर करना, वो नीचे जाति का हो, जिसको कुछ भी कहिए आप, लेकिन वो भगवान का असम्मान है, वो भगवान की बेइज्जती है। भगवान की नज़रों में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, इस चीज़ को याद रख लेना। कोई भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम छोटे हो या तुम बड़े हो। भगवान जो बात करता है वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से बात करता है। आप कितने काबिल हैं, आपका चरित्र क्या है। आप अच्छा करते हैं तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। कर्म के या फल की चिंता मत कर, आप सब जानते हैं इसका क्या मतलब है। आप सब जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा था, राम ने क्या कहा था, सत्यवादी हरिश्चंद्र ने क्या कहा था। आपको पता होना चाहिए सब ये। अगर आप उन चीज़ों को खाली इसीलिए करेंगे कि क्योंकि बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है, वो कहते हैं, तो आप गलतफहमी, आप भगवान को भी नहीं जानते, आप भगवान को भी नहीं जान सकते। भगवान ना किसी धर्म का है ना किसी जाति का है। भगवान सिर्फ चाहता है आप इस ज़मीन पे आए हैं, इस ज़मीन का अच्छा कीजिए। अगर आप एटम बम बनाएंगे, चाहे कितने भी बड़े वैज्ञानिक हों, तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अच्छे काम करके जाएंगे, इस ज़मीन का भला करके जाएंगे, तो आपको दोबारा एम्प्लॉयमेंट देगा वो। इस को आप समझ लीजिए, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, कोई नहीं है धर्म, सब कल्पना है, या सब हैं, मानते रहिए, आपको रुकावट नहीं है, लेकिन धर्म तो एक ही है। आपका रिश्ता भगवान से है, जिस भगवान को भी आप मानिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जिसको भी मानिए आप, आपका प्राइवेट रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है, संविधानिक रिश्ता नहीं है। संविधान आपका राष्ट्र का भगवान है। ये संविधान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा राष्ट्र का भगवान है, जिसकी वजह से हम काम भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी सीट पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से। धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म एक दिखावा है, एक खोखलापन है। जैसा कोई बता दे हम मान लेते हैं, या तो खुद पढ़ें, उसके एनालिसिस करें तो मान लेते हैं हम, ठीक है जी, किसी ने कहा आपने मान लिया। भ्रम जाल में घुसा दिया, कोई आपको एस्ट्रोलॉजी में घुसा देता है, कोई आपको हस्तरेखा में घुसा देता है, कोई आपको वास्तुशास्त्र में घुसा देता है। कहीं ना कहीं उनके रेस्टोरेंट, उनके होटल, उनकी दुकानें चलनी चाहिए ताकि वो करोड़ों अरबपति बन जाएं। हजारों गुरुओं में देश में देख लीजिए क्या करते हैं, वो भी तो ज्योतिषी हैं। आशा राम हो, निराशा राम हो, कोई सा भी राम हो, रामदेव, सब वही हैं। ये सब करप्ट भ्रष्ट, इस देश को लूटने वाले, और ये संविधान उनको लूटने से रोकता है, इसलिए उनको इससे खुंदक आती है। क्योंकि आगे ये क्या कहता है, लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब है? स्वतंत्रता, आज़ादी, विचारों की, थॉट की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको विचारों की आज़ादी है, जैसे मैंने कहा, सोचिए, विचारिए। आपको एक्सप्रेशन की आज़ादी है, लिखिए, बोलिए, कुछ कहिए, कोई रोक नहीं सकता, जब तक कि आप किसी को गाली ना दें या किसी को गलत ना कहें, ऐसी बात ना करें दूसरे को चुभे, वो इसमें नहीं मानी जाएगी। बिलीफ, जिसको हम कहते हैं विश्वास, और सभी बिलीफ कहते हैं, फेथ कहते हैं, वर्शिप कहते हैं। देखिए यहाँ खुद ही कहते हैं लोग, मुझसे बहुत बहस हो जाती है। वो कहते हैं जी मनमोहन सिंह ने कोर्ट में लिख के दे दिया था कि राम काल्पनिक है। ठीक है, कोर्ट में लिख के दिया तो गलत क्या है इसमें? मैं पूछता हूँ सबसे, अगर मनमोहन सिंह ने लिख के दिया कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, तो इसमें गलत क्या है भाई? आप दिखा दो राम किधर है सबूत आपके पास, बताइए, आपने देखा उसको, मिले उससे, तो काल्पनिक है, इसमें गलत क्या है? अल्लाह भी काल्पनिक है, कृष्णनिटी में भी काल्पनिक है, बौद्ध में भी काल्पनिक है। किसने देखा है?
भाई किताबों से ही तो आपने जाना है, क्या मिले हैं आप तो कल्पना की शिकायत कर रहे हैं, और आप जिस राम की बात कर रहे हैं वो किधर है बताइए, आपने देखा है? बस बहस करनी है, दूसरे गलत कहना है। अरे भाई, जब एक चीज का सबूत नहीं है तो काल्पनिक नहीं कहेंगे उसको, कल्पना ही तो थी, इसलिए तो यहाँ लिखा है बिलीफ। और कल्पना से क्या होता है? संविधान में जो लिखा है बिलीफ, क्या है बिलीफ? भाई हम मानते हैं, हम विश्वास रखते हैं, फेथ है, यकीन है हमको। इसका मतलब आप जानते नहीं हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी, कोई प्रूफ नहीं है उसका, कोई आके ये नहीं कह सकता मंदिर में कि हाँ जी मैंने देखा है उसको, तो फिर बिलीफ फेथ तो है ही। उसमें क्या लिख के दे दिया उन्होंने भाई? मैं भी कहता हूँ काल्पनिक है, हर धर्म काल्पनिक है, गलत क्या उसमें? या तो आप सबूत दीजिए कि देखिए ये सामने खड़ा है सबूत आपके पास, फिर क्यों बहस करते हैं बेकार की? और वर्शिप ठीक है, आपको विचारों की आज़ादी है, आपको लिखने की बोलने की आज़ादी है, आपको विश्वास करने की आज़ादी है, आपको सब आज़ादी है, पूजा पाठ कीजिए, कुछ भी कीजिए। यहाँ पे कोई धर्म का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ धर्म का नाम नहीं लिखा जा सकता। देश धर्म को नहीं मानता है, भारत देश धर्म को नहीं मानता है, क्योंकि भारत सेकुलर है, भारत सबकी इज्जत करता है, सबका मान करता है, चाहे 1000 धर्म और बन जाए यहाँ पे, भारत तो भाई धर्म का भी मानता है, जबकि ऐसा हम नहीं मानते। लोटस टेम्पल है ना, लोग जाते नहीं क्या मान? तो यहाँ वो बात है ही नहीं। जिस लोग की हम लड़ाई करना चाहते हैं, तलवारें निकालना चाहते हैं, भक्त तलवार निकाल के बैठे होते हैं फेसबुक पे, आप कोई बात कीजिए उनसे, अनपढ़ गंवार पता नहीं कहाँ से आ गए, बूढ़े भी उसमें ऐसे ही हैं, समझ रहे हैं कुछ नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, रिसर्च अनुसंधान नहीं करेंगे, बस बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ। अरे 10 लोग तो मान ही लेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या है? बराबर का होना, बराबर का हक किसका? स्टेटस का, पद का। कोई भी पद आपको मिल सकता है, उसके लिए आप ले सकते हैं, आपको उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव करके आए, या आपकी डिग्री की वजह से आए, या आपको एग्जामिनेशन पास करते हैं उसकी वजह से आए। वो स्टेटस लेने का आप इस संवैधानिक हक रखते हैं, ये कहता है, जो कि ये सरकार नहीं चाहती कि लोग लें। और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है? अवसर, मौका। आपको कोई रोक नहीं सकता किसी भी काम करने से, जबकि आप उस काम करना चाहते हैं और जानते हैं। आपको पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको रिसर्च करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सोचने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये संविधान में लिखा है। और बहुत कुछ करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप राष्ट्रपति बनना चाहें तो आपको कोई नहीं रोक सकता, प्रधानमंत्री बनना चाहें तो कोई नहीं रोक सकता, आप पूरे देश पे भी केस चेक कर दीजिए, कोई नहीं रोक सकता। आपको मालूम है आपको, आप पूरी दुनिया पे केस करने का भी हक रखते हैं अगर आप में हिम्मत है तो। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और असली बात यहाँ ये है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और उन सब में हमने प्रगति करनी है, उन्नति देनी है, आगे बढ़ाना है उनको सबको। कहाँ के लिए? फ्रेटर्निटी के लिए, भाईचारे के लिए। और समाज क्या होता है? भाईचारा ही तो होता है। अगर ऊपर सोशलिस्ट हटा भी देंगे तो फ्रेटर्निटी में आ जाएगा। एक कम्युनिटी ऐसी जो एक ही क्वालिफिकेशन की हो, एक ही नॉलेज की हो, एक ही स्टेटस की हो। तो भाई सोशलिज्म यहाँ भी तो लिखा है इनडायरेक्टली। फ्रेटर्निटी क्या होता है? सब भाई बहन हैं, ये तो फ्रेटर्निटी है, एक ही क्लास के हैं, एक ही स्कूल के हैं, एक ही प्रोफेशन के हैं। क्या आ जाएगा? एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक की डिग्निटी होनी चाहिए। जिस चीज़ का हम विश्वास दिलाते हैं आपको, हम एश्योर करते हैं, हम सिक्योरिटी देते हैं आपको कि हर एक की, इंडिविजुअल की, व्यक्ति की मान सम्मान को हम बराबर देंगे। और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन को, नेशन की, देश की एकता को, देश की एक साथ रहने की शक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये जो हम देते हैं, ये हमने जो प्रेम्बल लिखे हैं, संविधान का कवर आप कह सकते हैं, कवर शीट या फॉरवर्ड, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 26 नवंबर 1949 को स्वीकार करते हैं, हेयर बाय अडॉप्ट, एनेक्ट करते हैं, कानून बनाते हैं। इसको हम कानून बना रहे हैं, लेजिस्लेट कर रहे हैं, मतलब हम पार्लियामेंट है। यहाँ देखे तो समझिए, पार्लियामेंट नहीं कर रही है, एक्ट नहीं है ये, हम भारत के लोग हैं ये। हम
इसको नियमित कर रहे हैं। यहाँ पे हम पार्लियामेंट हैं, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सहारे से ये हमने बनाया है। हम इसको एनेक्ट कर रहे हैं, लेजिस्लेट कर रहे हैं, और इसको हम अपने आप को दे रहे हैं, हम अपने आप को दे रहे हैं। इस संविधान को, इस भारत के, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्वयं को प्रदान कर रहे हैं। ये इतनी सी बात है, 4 लाइन में लिखी, जो आप समझना नहीं चाहते। आप समझना नहीं चाहते कि वो क्यों लिख के दे गए हैं, डॉक्टर अंबेडकर लिख के दे गए हैं और बहुत सारे कमेटी के मेंबर थे। वो ऐसे लिख के नहीं दे गए हैं क्योंकि उनको कुछ दिखा है कि आगे क्या होगा, इसलिए वो पहले ही आपके हक आपको लिख के दे गए हैं। तो शायद ये सब काटना चाहते हैं आज ये हक। दुख की बात है कि हमने समझा था आरएसएस वाले पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, इन्होंने देश के स्वतंत्रता के समय साथ नहीं दिया, चलो सुधर गए होंगे। जवाहरलाल नेहरू भी इनको मौका दिया, दोबारा अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन ये वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम 12 वर्ष, आप समझ जाइए। तो वही हाल है इनका। और ये सरकार तो बस पूछो ही मत, इसकी तो बुराई करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसकी बुराई भी की जाए या अच्छाई भी की जाए। 3:15। तो कहने का मतलब ये है, मैं जो बात करना चाह रहा था आपसे, I just wanted to communicate to you people about what is Constitution of India. Unfortunately, we do not understand this Constitution. We just know that there is a Constitution, but we do not know what is that Constitution, what is preamble. We just know there is a preamble, but we don't understand that. And there is no teacher that makes you understand, that can teach you. There is no lawyer that shall teach you. There is no judge that shall teach you. And these politicians will never teach you. कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि आप सब बातें समझें। कांग्रेस भी चाहती थी कि बस आप उनके ही चारों तरफ नाचते रहें, जैसा वो लीडर कहते हैं करते रहें, चाहे वो नेहरू रहा हो, इंदिरा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनकी सच्चाई समझ रहा हूँ। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या पहले जनसंघ हो, कोई भी पार्टी रही हो, ये राजनीतिक दल है। उस समय जो कांग्रेस थी वो राजनीतिक नहीं थी, वो मैं भी था, आप भी थे, आपके माता पिता, उनके माता पिता थे, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इन्होंने बिजनेस बना दिया इसको। बिजनेस कैसे बना दिया, अब मैं समझाना चाहता हूँ। ये तो रही प्रेम्बल्स की बात। अब देखिए, अब हम आगे चलेंगे और आपको बताएंगे आखिर ये है क्या। देखिए, अगर आप इसके, मैंने अब दिया आपको हिंदी में, मैं इसमें समझ नहीं रहा हूँ, पहले चलो मैं हिंदी में कहता हूँ, क्योंकि आपको कहेंगे इंग्लिश में कूद दिया एकदम। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा हम इससे आगे उठते हैं। यहाँ संघ भाग 1 है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे देखिए पहली ही लाइन है, लोग समझते नहीं हैं। इसमें लिखा है संघ का नाम, राज्य क्षेत्र। आप देख लीजिए, आर्टिकल 1 है, पहला अनुच्छेद और उसका दूसरा 1 भाग, उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सीधी बात लिखी है। पता नहीं हिंदुस्तान किसने बीच में इमेजिनरी कर दिया, यहाँ कहीं लिखा आपको दिखता है? इसी में नहीं, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको लगता होगा। इसमें देख लीजिए, यहाँ भी आपको देखिए, मैं से आर्टिकल दिखा दूँ पहले आपको। पहला पार्ट है इसमें, और उसके बाद वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, और दूसरा है पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको इसमें क्लॉसेस दिखाने हैं जो हमको समझने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जो हम नहीं समझते। और वो नहीं समझते, फिर भी हम नहीं जानते कि हम गलती करते हैं, और वो गलती बार बार करे जाते हैं, और जो गलती करे जाते हैं वही फिर हमारे देश को गलत बना के बैठी है। अगर उस बात को हम समझ जाते तो हम गलती भी नहीं करते, और ऐसी गलती ना। ये तो आपका खैर शायद मैंने गलत पेज दिखा दी, ये इसके कंटेंट्स हैं, सॉरी, दूसरा पेज दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ जी, ये आ गया। पार्ट 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी लिखा है पहले में ही। अगेन 1 इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मुझे यहाँ भी नहीं मिला हिंदुस्तान कहाँ घुसा हुआ है, बहुत ट्राई किया मैंने, बहुत सारी सब रिकॉर्ड छान मारे, सपने में भी मुझे हिंदुस्तान नहीं दिखा। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री हो, या राहुल गांधी हो, या कोई और हो, कपिल सिब्बल हो, या कोई भी ऐसे अनपढ़ गंवार जो कि बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, वो सब हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं। हमारा प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान की डट लगाता है। और अब मैं क्या कहूँ आपको, मजाक में ही बात कहना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम आगे चलते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में नहीं हैं। हिंदुस्तान नाम का इस ज़मीन पे कोई देश ही नहीं है।
पता नहीं क्यों गलतफहमी में, भ्रम जाल में फंसे जा रहे हैं कुछ पंडितों के, कुछ इन राजनीतिक नेताओं के। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहने से थकते नहीं, और मेरे सामने करो थप्पड़ दूंगा खींच के, सही बता रहा हूँ, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो। यार बदतमीज लोग हो, तुमने कभी संविधान उठा के पढ़ा नहीं। पहले ही लाइन है, कहीं ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। पहले आर्टिकल का पहली लाइन कह रही है हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है, पढ़ेंगे तो समझेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये तो पहला आर्टिकल बता दिया मैंने जो ज़रूरी था। अब मैं बाकी में नहीं घुसूँगा, मैं जो बताना चाहता हूँ वो बताऊँगा आपको। अब हम थोड़ा सा आगे चलें। सिटीजनशिप की तो खैर मैं बात नहीं करूँगा, वो बात की बात है। नागरिकता क्या है वो सब इसमें लिखा है कि जो भी नागरिक है बहुत ख़त्म। अब हम जाएंगे उस पर जो हमारे देश को शायद मिला, लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी हों या हमारे देश के नेता हों या कोई भी उठाई गिरे हों, चोर हों, डकैत हों, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी हो इस देश में, बड़े से बड़े डॉक्टर पढ़े लिखे, वो शायद उसको भी एक फालतू चीज़ समझते हैं। और उसका नाम है 51A। 51A जो सबसे बड़ा इसके अंदर देश मांगता है आपसे, भारत देश जो आशा करता है हर नागरिक से, उसका नाम है 51A। और ये है आपके सामने 51A के, इसको कहा है यहाँ हिंदी में मूल कर्तव्य। पहले मैं इसको आपको हिंदी में बता दूँ, मैं इंग्लिश में भी बता दूँगा। 51 में जाता हूँ सीधा, अभी 51 आ जाएगा आपके सामने। क्यों टाइम ख़राब करूँ मैं आपका भी। ये देखिए यहाँ आ गया, कितना 86 से आगे चला गया। इसको भी मैं पहले इंग्लिश वाले को स्टेशन कर लेता हूँ। ये हो गया 51A यहाँ आ गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज नाउ। अगले साहब ये है मूल कर्तव्य। क्या होता है मूल? आप जानते हैं, कर्तव्य भी आप जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कहता है भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह, पहले तो ये समझिए कर्तव्य का ड्यूटी होती है। आप यहाँ बाइंडिंग में हैं, एहसान नहीं करेंगे कोई देश के ऊपर, ये आपको करना है। आप ये समझें कि आप देश पे एहसान करें तो वो भी गलत होगा। ये संविधानिक आपका कर्तव्य है। जिस तरह संविधान से आप अधिकार मांगते हैं, राइट मांगते हैं, तो ये ड्यूटी भी आपकी बनती है। जो इसमें लिखा है उसको करें, उसे भुगतें। क्या है वो? ये है साहब, संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें। पूछिए प्रधानमंत्री से, पूछिए राष्ट्रपति से, पूछिए उन लोगों से जो संविधान का कितना पालन कर रहे हैं। संविधान का पालन करें। और आप कोर्ट से भी पूछ सकते हैं। कोर्ट कोई आपके ऊपर इस तरह से नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। कोर्ट भी इसे संविधान में बंधा है। संविधान से ऊपर वो भी नहीं है, बड़े से बड़ा जज भी नहीं है इससे ऊपर, राष्ट्रपति भी नहीं है इससे ऊपर, कोई इससे ऊपर नहीं है। हाँ, इससे ऊपर है भारत की जनता, संविधान से ऊपर। एक ग्रुप अगर एक हो जाए पूरा देश की जनता, तो संविधान से ऊपर बैठेगा, क्योंकि संविधान उसने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। हम राजा हैं, हम इस देश के राजा हैं, आप ये समझ लीजिए। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो आप समझते ही हैं। अब यहाँ सवाल आती है संस्थाओं की, किस संस्थाओं की बात की जा रही है? आदर्श तो ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज भी ठीक है, राष्ट्रगान भी ठीक है, लेकिन संस्थाएं किसे कह रहा है? वो संस्थाएं जो इस संविधान में लिखी गई हैं, सारे वो इंस्टीट्यूशंस इस संविधान में दिए गए हैं, जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसको हम कोर्ट भी कहते हैं, जुडिशरी जिसको हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, जिसको हम दूसरे CAG है जैसे इलेक्शन कमिश्नर है जैसे, और बहुत सारे हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूशन जो बने हुए हैं, उन सब का हम आदर करें। अब आप देख लीजिए पार्लियामेंट का हमारे नेता कितना आदर करते हैं, संसद का, और कोर्ट का कितना आदर हो रहा है आप जान रहे हैं, और कोर्ट भी कितना आदर कर रहा है संविधान का आप जान रहे हैं।
ये कोई कुछ नहीं कर रहा, सबको एक एक करके CAG देखिए झूठी रिपोर्टें देता है 2G की भी मिल के, और कोई कोर्ट का जज एक सीट के लिए गलत फैसले भी देता है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर एक करता ही है, मर जाता है उसके लिए, जान दे देता है। और राष्ट्रीय गान ये देखिए पहले में लिखा है, अब आप खुद सोच लें इसका कितना पालन हो रहा है। खैर, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएं रखें और उसका पालन करें, उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। सोचिए कौन सी बात हो रही है। क्या आपने इस देश को स्वतंत्र इसलिए कराया था कि उठा के सीट पर बैठा दें और उसके बाद उससे कहें भी हमारा ये ख्याल कर, हमारा वो ख्याल कर? ये आदर्श थे क्या? ये आदर्श ये थे कि जो सीट पे बैठा है वो सबका ख्याल करे बिना बोले। उसकी ड्यूटी बनती है कि सबका, क्योंकि वो भी इसी पे लागू होते हैं। ये जो मूल कर्तव्य है सब पर लागू होता है। ये खाली ये नहीं कि मुझ पे लागू होता है या आप पे लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। तो प्रधानमंत्री का भी कर्तव्य है कि वो पब्लिक का ख्याल रखे, हर चीज़ का ख्याल रखे। बातें करने के लिए संविधान नहीं बनाया गया है। इसमें नहीं लिखा कि हम मन की बात करें, कहीं नहीं लिखा। इसमें लिखा है कि हम सभी आंदोलनों को जो राष्ट्रीय आज़ादी के समय हुए थे, प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और वो सही यही थे कि समाज सही बने, देश सही बने, सब लोग अच्छी तरह से मेहनत करके खाएं, बेईमानी ना हो, देशद्रोह ना हो, लोग यहाँ का पैसा बाहर ना ले जाएं, अमीर आदमी गरीब आदमी को ना मारे, सब बराबर समझे जाएं, किसी की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी को अछूत ना समझा जाए। इस तरह सारी बातें थी कि सब बराबर का अधिकार रखें, जो प्रियम्बल कहता है, उद्देशिका कहती है। लेकिन कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। अब जब हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ा करेंगे, दूसरे झगड़ेंगे, तो भाई ये कहाँ प्रभुता रह जाएगी और कहाँ एकता रह जाएगी और कहाँ अखंडता रह जाएगी? यही तो चाह रही है जो बैठे हैं सीट पे, यही तो वो चाह रहे हैं। लड़वा दो इनको आपस में। कोर्ट ने भी कहा लड़वा दो इनको आपस में। किस्मत की बात है कि पब्लिक नहीं लड़ी और यही उनका फेलियर है। अब वो कुछ भी कहते रहे, फेल तो फेल ही है। पब्लिक के अंदर क्षमता थी, पब्लिक सह गई, गलत फैसले को भी सह गई। जितने भी गलत फैसले हुए उन सबको सह गई। ये नहीं कि एक फैसला हुआ, बहुत गलत फैसले हुए हैं। बड़े बड़े जजों को भी मार दिया गया है और गुलाम बना लिया गया है। ये सब चल रहा है। आगे चलिए, देश की रक्षा करें। वो तो सैनिक करेंगे, हम भी करें, हम भी जिम्मेदार हैं उसके लिए। और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब ये आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है। आप देख लीजिए कि कितने मिनिस्टरों के बच्चे फ़ौज में हैं, कितने एमपीओं के बच्चे फ़ौज में हैं, आपको पता होना चाहिए। ये कोई फ़ौज में नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो फॉरेन कंट्री जाएंगे जॉब करने के लिए, इंग्लैंड जाएंगे, कनाडा जाएंगे, इलाज भी वहीं कराएंगे। खैर, कुछ फ़ायदा नहीं ज़्यादा बुराई करने का। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। आ गई बात यहाँ पे। वो कहते हैं जिससे कुल यहाँ है, क्या करेंगे उसका? आप कहेंगे नहीं, लड़ो आपस में। भारत के सभी लोगों में समरसता, एक सा बर्ताव हो, समरस हो, आपस में समान भाईचारा हो का भावना का निर्माण करें। अरे लड़वा रहे हैं, कहाँ निर्माण करेंगे? मॉब लिंचिंग हो रही है यहाँ तो। कोरोना भी मुसलमान फैलाता है। क्या थे वो, कौन से कहाँ थे वो, मज़ार में जितने नाम भूल गया मैं, जो भी थे। खैर, यहाँ तो कोरोना भी मुसलमान फैलाता है। भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। और सच में रोज़ रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, छोटी छोटी बच्चों के भी होते हैं।
और किधर है यहाँ कर्तव्य करने वाले चीफ मिनिस्टर, और किधर हैं इन सब बातों को रखने वाले प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ कहने के लिए बन गए सीट पे कि नारी का सम्मान, और इस सम्मान हो रहा है यहाँ। उन्होंने तो ऐसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पहले ही लिखा है, वो क्या बताएंगे हमको, अनपढ़ आदमी है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध यहाँ साफ लिखा है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो यहाँ पहले सब कुछ दिया हुआ है। वो क्या हमें सिखाएंगे, ये नारी को क्या कहते हैं, पढ़ाए और सच्चो भी वो कहते हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति आ गई बात, यहाँ पे सामाजिक संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा। गौरव का मतलब शान शौकत, या आप कह सकते हैं सिस्टमाइज्ड, जिसको एक सिस्टम में एक उसको शक्ति दी गई हो, एक उसको घमंड दिया गया हो, या गौरव दिया, क्या कहते हैं हिंदी में, मैं इस तरह नहीं बता, आप समझ लीजिए। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण समझिए। एक समाज की बात नहीं है, एक धर्म की बात नहीं है, इसमें पूरे समाज की, देश के समाज की, उसमें हर धर्म का समाज आएगा, हर जात का समाज आएगा, सबका जो भी उनकी अच्छी चीज़ें हैं संस्कृति की, जिसके गौरव हम कहते हैं। गंदी बातें नहीं, गौरव वाली बातें। गंदी बातों को नहीं मानना है, जो बातें सही हैं, समाज के लिए अच्छी हैं, गौरवशाली हैं, उन बातों की बात कर रहे हैं, सारी बातों की बात नहीं कर रहे हैं। का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका सर्ववर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति, अरे पीटो इसको, तो श्री राम बोलो भाई, बोल श्री राम, नहीं तो मारेंगे, मारते हैं। तो कहाँ है दया भाव, क्या कसूर उस बेचारे का, इसको मार रहे हो, हद होती है। प्राकृतिक पर्यावरण की सारी चीज़ों को तो खराब कर दिया, नदी खराब, नाले खराब, दरिया खराब, सब खराब कर दिया। जिसके अंतर्गत वन आते हैं, बहुत कौन ख्याल कर रहा है भाई, सारे पेड़ काट के ले गए। झील, भटकल झील में पानी नहीं, जाके देख लीजिए। नदी और वन्य जीव, नदी, रिवर और हमारे जानवर वनों के, इनकी रक्षा करें, कर रहे हैं क्या, और उसका सर्वधन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक आस्पेक्ट कौन कर रहा है भाई, वो तो कहते हैं कॉलेज बंद कर दो, प्राइवेट कर दो, फीस बढ़ा दो, IIT की फीस बढ़ा दो, साइंस की फीस, पढ़ने की जरूरत क्या है, चाय बेचो यार, पकौड़े बेचो यार, ये तो कहते हैं। मतलब उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है मूल कर्तव्य। मानववाद तो कहाँ है, किसी को भी मार दो पकड़ के यार, किसी को भी कुछ भी कह दो। ज्ञान अर्जन, नॉलेज दे, कौन दे रहा है नॉलेज यहाँ तो कहते बात ही मत करो हमसे, हमारी बात सुन लो बस। तथा सुधार की भावना का विकास करें। कौन से सुधार की भावना, देश के सुधार की भावना, समाज के सुधार की भावना, जनता के सुधार की भावना, पढ़ाई के सुधार की भावना, हर चीज़ की सुधार की भावना जो देश के हित में हो। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। ये है आपका मूल कर्तव्य। अभी मैं इंग्लिश में ही बोल देता हूँ, क्योंकि फिर कहेंगे अभी हमें नहीं था। Fundamental duties, it shall be duty of every citizen of India, A, to abide by Constitution and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem, to cherish and follow noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, to defend country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to dignity of women, to value and preserve rich heritage of our composite culture, to protect and improve natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform,
to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as case may be, ward between age of 6 and 14 years? This is what fundamental duty is all about. Fundamental duties clearly say we are not following them. We have to teach ourselves. We have to train ourselves. And we have to, every youth of this country must learn this. This is your job. You are demanding everything from society. I'm not saying from government, from society, from nation. You have also a duty to follow these. And those who talk of suspend this constitution, they are anti-national. I would simply say you are talking against the constitution of this country while you are staying in this country. You cannot talk against this constitution because you have to abide by this constitution. आपको संविधान को मानना पड़ेगा क्योंकि आपकी ड्यूटी में आता है, और ड्यूटी को ना करने का मतलब आप जानते हैं फिर क्या होता है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रगान का आदर करें, तो पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, आपको पालन तो करना पड़ेगा, नहीं तो वायलेंस हो जाएगा, आपका ऊपर वायलेशन का चार्ज लग जाएगा कि आपने ये नहीं किया। ये बात समझने की बहुत बड़ी बात है। ये हमको साइंस को आगे बढ़ाना है, हमको प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाना है, ह्यूमनिटी को आगे बढ़ाना है, नॉलेज को आगे बढ़ाना है, इम्प्रूवमेंट करना है, एनवायरनमेंट को सही रखना है, और लोगों भाईचारा बढ़ाना है। धर्म को समझना है लेकिन देश के लिए नहीं, अपने लिए समझना है। भाषा सबके लिए होती है, स्त्री का सम्मान करना है, देश की रक्षा करनी है। ये सारी बातें तो हैं, फिर किस बात की लड़ाई है? खामखा की लड़ाई अनपढ़ लोग जैसे लड़ते हैं बिना पढ़े हुए, समझना नहीं, जानना नहीं, देखना नहीं, बस लड़ते रहो, गालियाँ देते रहो एक दूसरे को। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे और भी चीज़ बतानी है इसमें। अब मैं आपके पास सीधा जाऊंगा आर्टिकल 74, 75 पर, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं हम नहीं बोलूँगा, फिर आप समझेंगे नहीं। मैं थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी आप नहीं देखेंगे वीडियो, आपके पास इतना समय नहीं होगा। कुछ बातें जो मैंने पहले भी बताई हुई हैं और मैं दोबारा उनको दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। अब देखिए, ये आर्टिकल जिसमें मैं जा रहा हूँ उसका नाम है आर्टिकल 74, 76 नंबर 74, मंत्री परिषद 76 नंबर 74 नंबर। मैं इसका भी निकाल लूँ दूसरे वाले का, ताकि वहाँ भी जल्दी बात कर सकें आपसे, कि वहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा आगे आ गया 74 वहाँ पर भी। तो चलिए अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर लें थोड़ा, आखिर क्या है 74 में क्या लिखा है संविधान में। वो कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये आर्टिकल 74 में आ गया। अभी क्यों आ गया, क्या आ गया, उसको छोड़ो आप। नंबर 2 इसमें क्या कहता है, इस प्रश्न के किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। मतलब कोर्ट भी यहाँ पे काट दिया गया, कोर्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब आइए बस 75 पे आइए। अब आप असली बात इसमें है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री अलग से इंस्टीट्यूशन नहीं है जिस तरह से और संविधान है इसमें, और संविधान में लिखे। ये क्या कहता है 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये बहुत बड़ी बात है जिसमें लिखी है, आपको समझना चाहिए इस बात को। ये बात समझने की है, बाकी मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें उनकी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है देश का वोटर प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
और क्योंकि ये नियुक्ति है, इलेक्शन नहीं है, तो आप क्यों गलतफहमी में शिकार रहते हैं कि हमको किसको प्रधानमंत्री इलेक्ट करना है? यही बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको। मैं थक गया लिख लिख के, बोल बोल के। ना जर्नलिस्ट समझते हैं, ना पब्लिक समझते हैं। अरे हम तो मोदी को वोट दे के आ गए, हमको तो मोदी पीएम चाहिए, अरे हमको तो राहुल पीएम चाहिए, अरे हमको तो वो पीएम चाहिए और ये पीएम चाहिए। इसी गलतफहमी में आपने 70 साल निकाल दिए। पहले तो चलो माना, लोग पढ़ते नहीं थे, जानते नहीं थे संविधान क्या होता है। आप तो समझिए, आपको तो बाजार जाना नहीं खरीदने के लिए, आपके इंटरनेट में मिल जाएगा। हिंदी में पढ़ लीजिए, तमिल में पढ़ लीजिए, जिसमें भी पढ़ लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? पर कष्ट नहीं करना चाहते आप। प्रॉब्लम ये है, आपके वोट से प्रधानमंत्री नहीं बनता है। इस बात को दिमाग में डालिए। गलतफहमी के शिकार रहते हैं आप। समझ, मैं क्या समझाऊं आपको? जो आपका हक नहीं है उस पर आप नाचते हैं, कूदते हैं, लाइयाँ करते हैं और खामा अपना माहौल खराब करते हैं। और जो आपका हक है उसको समझते नहीं आप। अब मैं आगे चलता हूँ, आपका हक बताता हूँ क्या है। अब आ जाइए 81 पे। मैं इसका इंग्लिश में थोड़ा बताता हूँ, फिर दोबारा आना पड़ेगा मेरे को। यस, 74, देयर शैल, दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, who shall, in exercise of his functions, act in accordance with such advice, provided the President may require Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise, and President shall act in accordance with advice tendered after such consideration. ये हुई बात। अब इसका आगे चलिए, जो 75 है। Prime Minister shall be appointed by President and other ministers shall be appointed by President on advice of Prime Minister. यहाँ भी नहीं लिखा है, शायद मैं गलत बोल रहा था हिंदी में। कहाँ लिखा है कि आपके वोट से बनेगा प्राइम मिनिस्टर? इट्स नॉट रिटन हियर। खाना दिमाग खराब करते हैं, बहस करते हैं बिना बात की। इन झूठे नेताओं की बात में आते हैं, पार्टियों के झूठों की बात में आते हैं। अरे हमको तो इसको बनाना है यार। अरे आपको हक ही नहीं है, आप कैसे बना देंगे? अब चलिए आगे। अब हम जाते हैं 81 पे, जो बहुत ज़रूरी है जानना आपको। 81 आ गए 81 पे। 81 और इंग्लिश में भी 81 पे आ जाते हैं। 81 आगे आइए, 81 आपका। हाँ साहब, आ गए। अब थोड़ा जान लीजिए क्या 81 में कौन सा 81 पढ़ रहा हूँ। ये लिखता है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, उसके बारे में बात करता है। और ये 81 में क्या लिखता है? लोकसभा की संरचना। राज्यसभा में तो आप नहीं कर सकते। लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 81(1), अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा, 331 को छोड़ो, लोकसभा आगे चलिए क्या कहता है? लोकसभा क्या, राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से संसद विधि द्वारा प्रतिनिधित्व चुने हुए 20 से अधिक सदस्य से मिलकर बनेगी। ठीक, से मिलकर बनेगी। कौन मिलकर बनाएंगे? वोटर मिलकर बनाएंगे। इसको कोई और नहीं बनाएगा, वोटर बनाएंगे। वो वोटर लोग इसमें दिया हुआ है, कैसे होगा? मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। 81(a)(1), subject to provisions of Article 331, House of People shall consist of not more than 530 members, chosen by direct election from territorial constituencies in states. डायरेक्ट इलेक्शन, ये लोकसभा का एमपी की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके डायरेक्ट इलेक्शन करके आएगा लोकसभा में, और वो डायरेक्ट इलेक्शन पब्लिक करेगी, वोटर करेगा। वो आगे इलेक्शन कमीशन के में दिया हुआ है। ये बात समझ नहीं आती लोगों को। आप जिसको चुनते हैं उसके बारे में जानते नहीं, आप जिसको नहीं चुनते उसके बारे में जानना नहीं चाहते। कितनों ने एमपी को देख के वोट दिया? मेरे ख्याल 95% लोग खाली ये देख के देते हैं, मोदी को बनाना है या राहुल को बनाना है या एबीसी नत्थू खैरे को बनाना है। कितने लोग देखते हैं कि एमपी को चुनना है? और इसी आपकी नासमझी की वजह से, आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, आपकी देश की चिंता ना करने की वजह से, आपको अपना भविष्य ना बनाने के चक्कर में आपने 235 एमपी
सांसद ऐसे भेज दिए जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं। आपको पता है 45% एमपी लोकसभा के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप सोचिए, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, उसके लिए आपको मानता हूँ, क्योंकि आपने उनको देखा नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी, उनका नाम नहीं देखा, उनका रिकॉर्ड नहीं देखा, उनका कुछ नहीं देखा, चाल चलन नहीं देखा, और आपने उठा के मोदी को वोट दे दिया या राहुल को वोट दे दिया। आपने तो वोट उनको दिया, लेकिन चुने तो गुंडे गए, तो आपका वोट तो बेकार गया। आप खुश होते रहिए जी देश सही चलेगा, देश सही हाथों में है। किधर है? देश तो गुंडों के हाथों में है। कहाँ सही हाथों में? देश लोकसभा के हाथ में होता है, राज्यसभा के हाथ में होता है, देश किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता है। लेकिन आपने इस संविधान का कचरा बना दिया। आपने इस संविधान को आग लगा दी वर्चुअली आपने। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा इसमें, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, ये दोनों एक ही थाली हैं। वो गवर्न करना चाहते हैं या फिर वो गवर्न करना चाहते हैं। हट मेरी, एक बार तुम आ जाओ, एक बार मैं आ जाऊंगा, अपना चले जाएं। पब्लिक गई भाड़ में। ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैं इस देश का और इस देश की जनता का भला चाहता हूँ। जब तक आप अपना भला खुद नहीं चाहेंगे, कोई आपको भला नहीं करेगा। ये किताब नहीं पढ़ सकते आप, 10 आर्टिकल नहीं पढ़ सकते आप। बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मैं कब कह रहा हूँ आप पूरे 542 पढ़िए, मत पढ़िए। अरे 10-12 तो पढ़ लीजिए। जो बता रहा है ये कि वोट आपका एमपी को जाता है, एमएलए को जाता है, ना चीफ मिनिस्टर को जाता है, ना पीएम को जाता है। आप जबरदस्ती कहते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा मोदी को। अरे मोदी को देने का आपकी जरूरत ही नहीं है। जिसने आपके साथ रहना है आप उसी बात सोचिए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी जरा पकड़ लें, उसकी भी थोड़ी बुद्धि नाप लें। वो है क्या? बहुत बड़ा समझता है अपने आप को, मैं इस देश का मालिक बन गया हूँ। इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है किसी की, जबकि वो कुछ नहीं है, उसके औकात कुछ नहीं है। 4 दिन की चांदनी मिल जाती है और वो समझता है नहीं हो गया जो कुछ हो गया। मैं नंबर भूल गया आर्टिकल का, उसमें कौन से आर्टिकल में था यार। वो ऐसे ही करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, कि वो क्या कहता है, उसका पावर क्या है। इलेक्शन कमीशन, टाइम जल्दी जल्दी करना चाह रहा था लेकिन टाइम लग ही जा रहा है। आर्टिकल का नाम भूल गया मैं उसका। वेल मैं मोबाइल में देखता हूँ, शायद वहाँ मिल जाएगा मुझे, लेकिन यहीं मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि वीडियो ना ख़राब हो, टाइम ना ख़राब हो इसका। इलेक्शन कमीशन भाई मिल जाए। यूनियन जुडिशरी के बाद ही होना चाहिए वो। यूनियन जुडिशरी के बाद ही तो होगा। आप शायद देख रहे होंगे पेज चल रहे हैं ऊपर नीचे, तो आपको भी पता लग रहा होगा कि संविधान क्या है। कुछ तो समझ आ ही रहा होगा आपको। स्टेट्स कहाँ से आ गई बीच में यार, कहाँ गया आर्टिकल? उसमें ये लिखा है कि उसका काम इलेक्शन कराना है, रोल रखना है, सब उसमें लिखा हुआ है। मैं गलत तो नहीं नंबर के हिसाब से, मैं कल शायद नंबर याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत दिन हो गए पढ़ा था, नहीं तो ढूंढना पड़ेगा अभी मुझे। इलेक्शन कमिश्नर, शायद मैं देखता हूँ लिस्ट में देखता हूँ, पता जाएगा अभी। लिस्ट ही देखनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा इसमें। तो लिस्ट देखते हैं चलो इसको। म्यूनिसिपैलिटीज़, पार्ट 10, then union territory statement, and then it is स्टेट्स। इसके पहले आ गया सुप्रीम कोर्ट। स्टेट्स की बात क्या है वो देख लेते हैं। वहाँ स्टेट्स के गवर्नर है, उसके बाद मेंबर्स हैं, हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जनरली, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, सब कोर्ट्स, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, और रिलेशन बिटवीन यूनियन असेंबली इंस्टीट्यूशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन दैट इधर नहीं होना चाहिए। टू कमीशन, सर्विस ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शंस, यस यस यस। 324 पे जाना पड़ेगा। देखिए अब मिला है वो 324 पे। अब चलते हैं 324 हम जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएँ फिर, क्योंकि दूर बहुत है अभी। 324 ये आएगा। 324 दोनों में जाता हूँ मैं अभी, देखिए दोनों में 324
312 आया है, आगे चलते हैं और 324 आएगा। दिस 324, यस आ गया 324, 323A, 323A एंड 324 इलेक्शंस। हाँ जी आ गया इलेक्शंस। अब हिंदी में ढूंढने कहाँ है 324, 324 ये आप भी आ जाइए, 327, 325, 324, हाँ ये आ गया निर्वाचन। इलेक्शन नाम होता है निर्वाचन, आप जानते हैं। तो इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। दोबारा पढ़ देता हूँ। इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उस सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग के निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि किसी को कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करें मिलकर बनेगा, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्ति किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। लोकसभा के प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात प्रत्येक द्विवर्षीय निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात खंड 1 के द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे हुए कर्तव्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उसके प्रादेशिक आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकेगा, इसे आवश्यक समझे। संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। बाकी उनकी अपनी लिखी है और ये सब जानने की ज़रूरत है नहीं, आप देख लीजिए। यहाँ लिखा है 325 में है, जो असली आर्टिकल है 325 जिसको हम कह रहे हैं, यह है आपका 325। इसमें लिखा है साफ साफ, अरे भाई आ जाए यार, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसी किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं इसको। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मतदाधिकारी के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो और संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अधिवास और चित्त विकृत अपराध या भ्रष्ट या अवैध निर्वाचन के आधार पर अन्यथा निर्हित नहीं किया जा सकता हो, ऐसे किसी निर्वाचन के मतदाता के रूप में रजिस्टर करने का हक होगा। समझ लीजिए अब आपको क्या कह रहा है। मतलब आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप वोट देंगे, चुनाव कर सकेंगे और आप इस देश के नागरिक हैं। अब थोड़ा अंग्रेजी में भी पढ़ लेते हैं ताकि कोई ये ना कहे हमें समझ नहीं आया। आर्टिकल 324 सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन
of elective rules for and to conduct of all elections to parliament and to legislature of every state and of elections to office of president and vice president held in this constitution shall be vested in commission referred to this constitution as election commission. Election commission shall consist of chief election commissioner, all this leave it. Now we go to this: before each general election to House of People and to Legislative Assembly of each state, and before first general election and thereafter before each biennial election of Legislative Council of each state having such council, President may also appoint, after consultation with Election Commission, such regional commissioners as may consider necessary to assist Election Commission in performance of functions conferred on Commission of. Now आगे चलें, इसमें अमल 325, there shall be one general election, there shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to either House of Legislature of a state, and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them. आपका वोट का राइट ना आपके रिलीजन से है, ना आपके रेस से है, ना कास्ट से है, ना सेक्स से है, या आपके मतलब किसी ऐसी चीज़ से नहीं है, वो सिर्फ आपके इस देश के नागरिक होने से है, सिर्फ इस देश के नागरिक होने से, जो आर्टिकल 326 कहता है. Elections to House of People and to Legislative Assembly of every state shall be on basis of adult suffrage. जब आप बालिग हैं तो 18 साल के हैं, आपको हक मिलता है कि आपका वोट बने और आप उसका प्रयोग करें. That's to say every person who is citizen of India, ये पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे CAA में. Every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by appropriate legislature on ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice shall be entitled to be registered as a voter at any such elections. सिर्फ जब तक कि आपका दिमाग खराब ना हो, आप अनसाउंड माइंड का कोड डिक्लेयर कर दे या ऐसी बात हो जाए कि आप दिमाग से सोच नहीं सकते, तो आपको वोट नहीं बनेगा. मतलब आपका वोट तब बनेगा जब आप सोच सकते हैं, जब आपका दिमाग ठीक है. अब आप सोचिए कि आपका दिमाग ठीक रहा, ये सोचने की बात है. आप वोट देते हैं, ये माना जाएगा आपका दिमाग ठीक है, पर आपने तो चुना ही नहीं जिसको चुनना चाहिए. आपने तो MP को वोट दिया नहीं, MLA को वोट दिया नहीं, आप तो किसको वोट दे रहे हैं उसको जानते नहीं, उसको वोट दे रहे हैं, उसका लिस्ट में नाम भी नहीं होता, वो आपका MP MLA भी नहीं होता, लेकिन आप उसको वोट देते आ रहे हैं 70 साल से. कांग्रेस भी चाहती थी आप जाने नहीं है, हर पार्टी चाहती थी आप जाने नहीं, और ये तो चाहता ही नहीं कुछ, ये तो चाहता ही नहीं संविधान रहे देश में, इसकी तो बात ही छोड़ो. ये तो संविधान खोल के पढ़ा भी नहीं कभी. जब ये माथा संविधान पर टेकता है तो कहता है बंद, लॉक कर देता है उसको. ये पार्लियामेंट की सीढ़ी पर पैर रखने से पूजा नहीं होती, पब्लिक की सेवा करने से पूजा होती है. अब मैं इससे आगे नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं है. मैं सिर्फ इतना कहूँगा जो मैंने आपको ये बताए हैं, ये जो मैंने आपको कुछ बताएं, जैसे आर्टिकल 1 बताया, देश का नाम भारत है, इंडिया है. उसके बाद आर्टिकल 51A की बात की है. 51 में आपकी ड्यूटीज आती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं देश की तरफ, वो आप करें. और उसके बाद मैंने 74 और 75 बताया कि प्राइम मिनिस्टर आपके हाथ में नहीं होता है. आप समझ लीजिए इस बात को, गलत फहमी के शिकार हैं आप सब. और उसके बाद मैंने आपको बताया है आपका आर्टिकल 81 क्या कहता है, लोकसभा का चुनाव आपने करना है. वो आर्टिकल 81 कहता है कि आप प्रधानमंत्री का या मंत्रिमंडल का चुनाव नहीं कर सकते. आपको चुनाव करना है तो MP का करना है, और स्टेट में आपको MLA का करना है. आप काउंसिल का भी नहीं कर सकते. और उसके अलावा जो 325 और 24 मैंने बताए आपको, 30, 24, 24, 25, 26, इसमें आपको बताया गया कि आप देश के नागरिक हैं क्योंकि आप वोटर हैं. ये सिर्फ आपको याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है. जिस दिन इस बात को आप समझ जाएंगे, आप प्रधानमंत्री के ना सोच के, चीफ मिनिस्टर की ना सोच के, आप अपने निर्वाचन
कि सोचेंगे कि मैं किस व्यक्ति को भेजूं इन सदन में, इस पायस, इस मंदिर में। नहीं तो 235 गुंडे तो जा चुके हैं, आप 535 भी गुंडे भेज दीजिए, क्या करेगा कोई। और मैं सबका दोष मानता हूं इसमें, पब्लिक का तो दोष है ही, कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। 119 बीजेपी के हैं। क्या कर रहा था मोदी, क्या कर रहा था बताइए? अहमद क्या कर रहा था? अमित शाह क्या कर रहा था? छोले बेच रहे थे, ये नशा ले रहे थे, आप पैसे ले रहे थे उनसे। हाँ, पैसे ले रहे थे 50-50 करोड़, 20-20 करोड़ उनको टिकट देने के। कांग्रेस क्या कर रही थी? उनके भी 19 आदमी हैं, तो हम क्या कर रहे थे भाई? सब एक ही है, जिसका दाम लगता है लेता है। कोई सत्यवादी नहीं है इस देश में, सत्यवादी है ही नहीं। इसलिए जब कोई नहीं सोचता तो संविधान कहता है आप सोचिए, कहता है ना आपका दिमाग सही होना चाहिए तब आप वोट दे पाएंगे। तो सोचिए ना, सोचना है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, योर नेशन, यू हैव टू थिंक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू थिंक अबाउट राइट, योर सिटीजन ऑफ दिस country. If you have to think which person should go to parliament, which person should go to assembly, this is your right, your place. Nobody else can take your place until your mind is sound. And once your mind is sound, you are not eligible for vote. And you have to think that there is no prime minister elected by you, there is no chief minister elected by you. Only representatives are elected by you. They are constitutional functionaries. Prime minister is appointed by president but never elected. There is no provisional election in this constitution. Prime minister you have to elect. This is wrong conception, misconception. You have been dipped in fake consideration. This is fake consideration. Oh, I vote to that person is prime. No, you cannot do that. That's not your right. You are living in darkness. Neither Congress wants that you learn it, nor BJP wants you learn it. Because if you learn it, you will raise question to your MP and you kick out who is the candidate of prime minister. Get lost from here. I want answer from my representative to be my candidate. What shall that candidate do? That's your right. So अभी हम देखते हैं तो ये रहा इसका। देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था? भारत के संविधान से शुरू किया था, ये वहीं आ गए। तो ये है भारत का संविधान, ये है आपका सामने, और ये 2015 का एडिशन ये आपके साथ चल रहा है। और इसमें इसकी ये सूची, चैप्टर्स, संघ और उसका क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कुछ विधियों का व्यावर्ती, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और फिर राज्य के नीति के नेतृत्व और मूल कर्तव्य, फिर संघ क्या है, और मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायविद, और इसी तरह सभी का इसमें दिया गया। ये सभी का चल रहा है, छोटा नहीं बहुत बड़ा। ये कितने पेज तक जाता है आर्टिकल मैं जानता हूँ, 542 के आसपास, और ये अभी आपके चल रहे हैं 243, और फिर देखिए 200 आगे चले गए। 243 अपने आप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको जानना चाहिए पंचायत क्या होती है, संघ राज्य क्या होती है। ये सूचियाँ दी हुई हैं इसमें, ये सूचियाँ जाननी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस टाइम में सूची बहुत लंबी चौड़ी होती है। आप जान लीजिए कि नगर पालिकाएँ क्या हैं, आप जान लीजिए कि सहकारी सोसाइटियाँ क्या हैं, और ये जो दिए हैं बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं उसमें। आपको जानना चाहिए कि आपके पार्लियामेंट वालों की क्या ड्यूटी है, आपके असेंबली वालों की क्या ड्यूटी है, आपके पंचायत की क्या ड्यूटी है, आपके काउंसलर की क्या ड्यूटी है। ये सब इन सूचियों में दिया गया है, जो स्केड्यूल्स में लगी हैं, आखिरी में लगी हैं। और वो आप अगर जान लेंगे तो फिर आपको किसी वकील की और किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी पूछने की भाई ये क्या करेंगे। अब होता क्या है, आप वोट तो लोकसभा के लिए देने जाते हैं और बात करते हैं इस नाली का क्या हुआ, इस मैनहोल का क्या हुआ, तो वहाँ आप क्लैश कर जाते हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि आप कन्फ्यूजन में रहें। हर व्यक्ति यही चाहता है कि आपको सच्चाई पता ना हो, और यही प्रॉब्लम है हमारे देश की। हम सच्चाई को जानना नहीं चाहते, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं और वही नुकसान उठाते हैं। ये प्रॉब्लम रहती है और ये नहीं रहनी चाहिए।
इसीलिए मैंने आपसे सोचा कि कुछ बात की जाए संविधान के बारे में। एक दिन में तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन आवश्यक बातें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैंने कोशिश की कि आपको समझाने की, अगली बार जब कभी बात करेंगे तो देखेंगे कि हम आपको और क्या बता सकते हैं। अब